नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समिति किसे कहते हैं। जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके दिमाग में होता है कि मुझे इन कार्यों को पूरा करना है। वो उद्देश्य उसके घर के भी हो सकते हैं, कार्यालय के भी हो सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों के भी हो सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति के लिए बहुत बार कुछ कामों को करना असंभव होता है, तो वह कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता है और वो सारे समूह के जो लोग हैं कुछ नियम बनाते हैं, उन नियमों के अनुसार उस क्रिया को करते हैं, तो ऐसे संगठन को समिति कहते हैं। समाजशास्त्र में समिति को पढ़ाया जाता है कि समिति किस तरह से काम करती है, किस तरह से व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, किस प्रकार से व्यक्ति उससे जुड़ सकता है। अगर हम समिति की परिभाषा के बारे में बात करें तो फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसे संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। फेयरचाइल्ड द्वारा वही बात कही गई है कि एक ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों का एक समूह बनाया जाता है। कुछ कार्यकर्ता यानी जो लोगों का जिनका समूह बनाया गया था, वो लोग कार्यकर्ता के रूप में उस समूह में एकत्रित होते हैं, कार्य करते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक अन्य परिभाषा गिन्सबर्ग के अनुसार यानी गिन्सबर्ग ने कहा है कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। ठीक वही मिलते जुलते शब्दों में अलग तरीके से बात को कहा गया है कि समिति लोगों का समूह है। वे लोग जो समूह के सदस्य हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उन सभी के उद्देश्य समान होते हैं और सभी उन समान उद्देश्यों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक उद्देश्य या अनेक उद्देश्य जिन्हें पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति आपस में संबंधित होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सभी उसे अपना एक लक्ष्य मानते हुए कार्य करते हैं, तो ऐसे समूह को समिति कहा जाता है। समिति के नियम होते हैं, कानून होते हैं। उन नियम कानून के अनुसार ही उन कार्यों को किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक पद होता है कि कौन व्यक्ति किस पद पे होगा, क्या कार्य करेगा, कब करेगा। इन नियमों का निर्धारण समूह के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। हम समिति की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। समिति की विशेषताएं हैं, पहली, व्यक्तियों का समूह, यानी कि जब तक व्यक्ति नहीं होंगे समिति का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि समिति का निर्माण व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि समिति यानी लोगों का एक समूह। तो व्यक्तियों का समूह यानी कि समिति का निर्माण कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यह एक मूर्त संगठन होता है, यानी कि हम उस संगठन को देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने एक समूह बना रखा है और किस प्रकार से वो लोग जो है आपस में विचार करते हैं और कार्य को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक समिति के एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, यानी कि बिना उद्देश्य के कोई भी समिति नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं तो समिति बन गई, नहीं। समिति तभी बन सकती है जब कोई उद्देश्य हो और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। तो समिति के एक या अनेक निश्चित उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहता है, यानी कि उस समूह के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का उद्देश्य समान होता है और वे लगभग सभी ये प्रयास करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वो एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य को उसे एक निश्चित तय सीमा में पूरा किया जाए। एक तीसरी विशेषता है विचार पूर्वक स्थापना। किसी भी समिति का निर्माण विचार करने के उपरांत किया जाता है। विचार करके कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु समिति का निर्माण किया जाता है।
यानी कि जब समिति का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले विचार किया जाता है कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, और जो व्यक्ति जो शामिल हुए हैं क्या वाकई में वो उस समिति के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार विचार करके, मीटिंग करके ये जो समिति है इसका निर्माण किया जाता है। एक अन्य विशेषता जो है वह है ऐच्छिक सदस्यता। कोई भी व्यक्ति अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। सदस्यता स्वयं की इच्छा पर आधारित होती है, यानी कि जबरदस्ती किसी भी समिति का सदस्य नहीं बना जाता। व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है कि वो उस कार्य को करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या वो उस कार्य को करने में कितना सक्षम है। और किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति उस कार्य को अपनी इच्छा और मन से करे। जब व्यक्ति चाहेगा कि हमें वो कार्य करना है तभी उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो जो उनकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, वह उसका सदस्य बनना चाहता है। एक विशेषता है अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति से तात्पर्य है कि समिति साधारण कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त किया जाता है। अस्थायी प्रकृति यानी कि हमारे एक उद्देश्य था कि हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है, हम लोग इकट्ठे हुए, लोगों को इकट्ठा किया, हमारा समूह बन गया, हमने कार्य किया, और जब हमारा वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, हमारा जो वो कार्य पूरा हो जाता है, तो वो समिति स्वतः अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वो इकट्ठे हुए थे वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। छठी विशेषता है नियमों पर आधारित। प्रत्येक समिति के कुछ अपने नियम, उपनियम आदि होते हैं। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्यप्रणाली आदि आते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी जो समिति बनाई जाती हैं उनके कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। कुछ समिति ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको सदस्यता लेने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है, यानी वो निर्धारित करते हैं कि आपको अगर इसका सदस्य बनना है तो वह शुल्क लिया जाएगा। उस शुल्क का प्रयोग वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, समूह के सहयोग के लिए, समिति के विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लेते हैं और उनके द्वारा यह देखा जाता है कि जिस समूह का व्यक्ति सदस्य बनने जा रहा है, जिस समिति का व्यक्ति सदस्य बनने जा रहा है, कि उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति योग्य है या नहीं, उसके पास उतनी योग्यता है या नहीं। तभी वह उस कार्य को, अगर उसके पास वो योग्यता है तभी वह उस कार्य को सरलता से कर सकेगा। एक अन्य विशेषता है औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्य घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता। यानी कि बहुत बार समितियां ऐसी होती हैं जिसका व्यक्ति सदस्य होता है और उसे अपने संबंधों को औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। औपचारिकताएं यानी कि कुछ नियमों के अनुसार कुछ कार्यों को करना पड़ता है, यानी व्यवहार जिसके अंदर आदर होता है, ईमानदारी होती है, निष्ठा होती है, ये सारी चीज़ें औपचारिकताएं होती हैं। इन औपचारिकताओं को उन्हें करना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि भावात्मक रूप से उससे जुड़े, वह उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है, इसलिए व्यक्ति उसकी सदस्यता को ग्रहण करता है। इसलिए वह सारे समिति के सदस्यों से एक संबंध स्थापित करता है, लेकिन संबंध में घनिष्ठता हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य संबंधों को घनिष्ठ बनाना नहीं है। उसका उद्देश्य है जिस समिति का वह सदस्य बना है उस समिति का जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता पहुंचाना। बहुत सारी समितियां हैं, मैं उदाहरण के तौर पे कुछ समितियों को आपको बताना चाहूँगी। मजदूर संगठन, महिला मंडल, व्यायामशाला, महिला संगठन, साहित्य परिषद, परिवार, पंचायत, धार्मिक समाज, सहकारी समितियां,
शैक्षणिक, धार्मिक समितियाँ आदि समितियां हैं जो आपने कहीं ना कहीं इनके नाम अवश्य सुने होंगे और कभी ना कभी जीवन में हमारे इन समितियों से काम पड़ते रहते हैं। अगर जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उन्होंने पंचायत समिति के बारे में सुना होगा कि पंचायत किस प्रकार से गाँव के विकास के लिए कार्य करती है, किस प्रकार वहाँ के झगड़ों को, वहाँ के विवादों को निपटाने का काम करती है। इसी प्रकार से साहित्य परिषद समितियाँ हैं जो साहित्य के विषय में नई नई खोज लेके आते हैं, जो साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, नए नए साहित्यकारों को मौका देते हैं कि वो किस प्रकार से अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करें और बहुत सारे विद्वानों के विचारों को लोगों के सामने पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे महिला संगठन हैं जो महिलाओं के हितों के लिए कार्य करती हैं कि किसी भी महिला पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, अगर अत्याचार होता है तो किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से उस महिला की सहायता की जाए। अगर कोई महिला किसी संकट में है, किसी परेशानी में है, तो किस प्रकार से उसे कोई आसरा दिया जाए, उस परेशानी से, उस संकट से उसे किसी न किसी प्रकार से निकाला जाए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोग समूह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और कुछ नियम बनाते हैं और देखा जाता है कि वो जो संगठन, जो समूह हैं, उस समूह के सदस्यता जिस उद्देश्य के लिए ली गई है, जिस उद्देश्य को उसे पूरा करना है, उसके सदस्य क्या वाकई में योग्य हैं, उस योग्यता को रखते हैं जिससे कि उद्देश्य को पूरा किया जा सके। योग्यता का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें उस काम के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम उस काम को कर सकें या हम उस काम को करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, व्यक्ति उस काम को नहीं करना चाहेगा या उसका जानकार नहीं होगा या उससे संबंधित उसके पास योग्यता नहीं होगी, तो उस काम को करना अत्यंत ही कठिन हो जाएगा या असफल हो जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति उस समूह को, उस कार्य को नहीं कर पाएगा, उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने भी सामाजिक संगठन, समितियां बनाई जाती हैं, उसमें व्यक्ति की इच्छा, योग्यता का होना अति आवश्यक है। योग्य व्यक्ति ही सही जो है अपने कार्य को कर सकता है और उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सरल शब्दों में मैं यही कहूँगी कि हमारे कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता है जिसके कुछ नियम या कानून होते हैं, जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से उससे जुड़ता है और उसके उद्देश्यों को अपना उद्देश्य मानते हुए उसके लिए कार्य करता है, अपना समय देता है, अपनी बौद्धिक क्षमता को उनके सामने पेश करता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति तब तक करता है जब तक कि उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए। तो ऐसे लोगों का जो समूह है, संगठन है, वह समिति कहलाती है। समिति स्थायी नहीं होती है क्योंकि जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो समिति स्वतः समाप्त हो जाती है। और ये एक मूर्त संगठन है। हम लोगों को देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए उनके कार्यों को हम देख सकते हैं। तो समाज में रहने के लिए, समाज के बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए, आपसी सहयोग, सामंजस्य बनाए रखने के लिए समिति एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति की बहुत सारी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, बहुत सारे कार्यों को सरलता से किया जा सकता है। धन्यवाद।